हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिया गया है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर आप किसी मिल्क को छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे समर के टाइम में तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप किसी आयरन तवा या फिर कोई भी आयरन का मटेरियल को अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उस आयरन के चीज़ पे क्या होगा, जंग लग जाएगा। ग्रेप्स को फर्मेंट करेंगे, अंगूर को सराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। फूड इज़ कुक्ड, कुछ एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा। फूड को जब डाइजेस्ट करेंगे तब भी एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा। वी रेस्पायर, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का हेल्प से फूड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो तब भी कुछ नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा होता है। तो इन सब एक्टिविटीज़ में क्या कॉमन है, इन सब एक्टिविटीज़ में ये कॉमन है कि जो इनिशियल सब्सटेंस है ना, उसका जो नेचर और आइडेंटिटी ये दोनों क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता हो। ठीक है, चलिए। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा अपने छोटे क्लास में कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो जब भी किसी चेंज में केमिकल चेंज होता है तब हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है क्या नहीं है थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे ही हम लोग। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल चेंज होता है और किसी भी केमिकल चेंज में जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो स्टार्टिंग में हमने जो सामान लिया था, उसका नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। मतलब हर बार एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है। समझे कि नहीं समझे। अब इतना सा बात के ऊपर एग्जाम में आपसे छोटे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, मतलब पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि कौन सा केमिकल चेंज है। तो पहला ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो दोनों ही वाटर का ही फॉर्म है, तो कोई एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस को मेल्ट करेंगे, वाटर जो भी है सब H2O है, तो यहाँ पे भी कोई एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, ये भी एक केमिकल चेंज नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट वाटर अपना अपना आइडेंटिटी है दोनों का, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल चेंज नहीं है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलाना हमेशा एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, अब आते हैं सबसे काम का चीज़ पे, जो कि है एक्टिविटी 1.1। अब लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट करके अपना डाउट पूछा था कि ये क्या एक्टिविटी हमें डायरेक्टली लिखने के लिए आ जाएगा, डिस्क्राइब करने के लिए आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई एक्टिविटीज़ है जिसका आने का चांसेस है, वो हम आपको बता देंगे चैप्टर्स के दौरान। और एक्टिविटी के अंदर से कोई एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं 1.1 को। सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और उसको सैंड पेपर से घस के साफ कर लीजिए। अब मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से घस के साफ क्यों करेंगे, इसका रीज़न हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल जैसा बोलता है वैसा करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद पेयर ऑफ टोंग से होल्ड करेंगे, ऐसे चिमटे से पकड़ के उसको जलाएंगे, और जलाने के बाद जो ऐश है उसको एक प्लेट में कलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये जलने के बाद जो राख फॉर्म हो रहा है, ऐश वाइट पाउडर जो फॉर्म हो रहा है, वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक प्लेट में। और जलाने के दौरान ये सावधानी रखेंगे कि हम लोग अपने आँखों से इसको दूर रखेंगे, आँखों से, फेस से इसको दूर रखेंगे, नहीं तो हो सकता है हमारा चेहरा डैमेज हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, मतलब सफ़ेद लौ के साथ जलता है और वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, मतलब ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो वाइट पाउडर है इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था हवा में, वो दोनों रिएक्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो हमने जलाया था, ऑक्सीजन से कहाँ रिएक्ट हो गया। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं ना, इसका मतलब अब वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है। इस बुक में कई बार इस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप बर्निंग का नाम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जिस चीज़ को जलाया जा रहा है ना, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो राख है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को क्यों सैंड पेपर से घसा था। तो ऐसा इसलिए था कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बताइए, ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और फिर से क्या बना देगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है ये फर्दर रिएक्शन नहीं होने देगा अंदर जो मैग्नीशियम है उससे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो लेयर है इसको सैंड पेपर से घस के हटाते हैं, तब हमें प्योर मैग्नीशियम मिलता है, तब उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। समझे कि नहीं समझे बात का गहराई को। चलिए अब इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेंगे कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है जलाने से पहले, तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। समझ गए, एयर के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस पर क्या बना लेगा, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रीटी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स एडिशनल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ठीक है। ये काफ़ी स्टेबल होता है और एडिशनल रिएक्शन नहीं होने देता है, तो इसीलिए हेंस मैग्नीशियम रिबन नीड्स टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट इन एयर। समझ गए। तो इस एक्टिविटी से यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं, और साथ ही साथ ये रिएक्शन देखेंगे, इसका इक्वेशन भी लिख के थोड़ी देर बाद में। फिलहाल एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि आप लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे कुछ कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ कलर चेंज बात का ध्यान रखेंगे आप। एक्टिविटी 1.3 पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया कि आप कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लीजिए कॉनिकल फ्लास्क में, यह है कॉनिकल फ्लास्क, इस टाइप का फ्लास्क को बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। उसमें छोटे छोटे जिंक के टुकड़े ले लीजिए। जिंक एक मेटल है, मेटल नॉन मेटल क्या होता है चैप्टर 3 में देख लेंगे। फिर उसमें डाइल्यूट कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप पाएंगे कि यहाँ पे जो ग्रैनुअल्स है उस पर छोटे छोटे एयर बबल्स लग रहे हैं। वो एयर बबल्स में कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये रिएक्शन डिटेल में लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, आप यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ आप इतना चीज़ ध्यान दीजिए कि आप जब इसको टच करेंगे ना, तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब आप जब इसको छुएंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा गर्म हो गया है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या तो कोई एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसा कि एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा, या फिर कलर चेंज होता है जैसा कि एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा, या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसा कि एक्टिविटी 1.3 में हमने देखा। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये सब ऑब्जर्वेशन देख के हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है कि नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या चेंज ऑफ स्टेट हुआ है कि नहीं, मतलब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। जैसे कि मोमबत्ती जब जलाते हैं तो मोमबत्ती सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो चेंज ऑफ सब्सटेंस हुआ है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। चेंज इन कलर हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। कोई गैस रिलीज हुआ है कि नहीं वो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था रिएक्शन में। फिर चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज भी हुआ था। तो ये सब चीज़ देख के हम डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझे, छोटा सा बात है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। आगे हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उस पर आने से पहले हम पहले समझेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 सबसे पहला एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे देखा था, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इस पूरे बात को पूरा सेंटेंस में ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा, फिर हमने प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट किए और एरो, ये एरो शो करता है कि गिव्स, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। समझे कि नहीं। यहाँ पे इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ये लोग दोनों रिएक्ट करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी बन रहा होता तो इसको भी प्रोडक्ट बोल रहे होते। तो हमने अभी तक 3 वर्ड समझा। वर्ड इक्वेशन क्या होता है ये हमने समझा, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं ये हमने समझा, ठीक है। चलिए, और ये एरो हेड जो है वो क्या शो कर रहा है, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्शन दिखाता है कि रिएक्शन इस तरफ हुआ है, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये बना हुआ है, ये चीज़ ये शो करता है। समझे। अब कई सारे लोगों के मन में ये डाउट आया कि क्यों ना हम इस वर्ड इक्वेशन को भी छोटा करके लिखें, इससे भी थोड़ा छोटा लिखा जाए तो और भी आसान हो। तो हम लोग क्या करेंगे, वी यूज़ केमिकल फॉर्मूले इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स ना लिख के उनका फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमें मिलेगा ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये कोई केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा पहला एक्टिविटी में, पहले मैग्नीशियम हमने लिया था,
बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और जो प्रोडक्ट मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये फार्मूला है। मैग्नीशियम का फार्मूला Mg होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होता है। अब ये चीज़ कैसे आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO, ये थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि हम वर्ड्स के बदले में क्या लिख रहे हैं, उनका फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला बात इसको समझते हैं। देखिए अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि मैग्नीशियम का कितना एटम है ये, तो आप बोलेंगे ये मैग्नीशियम का एक एटम है। कहीं अगर मैग्नीशियम ऐसे लिखा हुआ है Mg और यहाँ पे आगे में 2 लगाया हुआ है, अब बताइए मैग्नीशियम का ये कितना एटम है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, ठीक है, 2 एटम है। अच्छा एक बात बताइए, कहीं लिखा हुआ है O2, ये बताइए ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पे, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम है। अगर कोई ऐसे लिख दिया 2O2, अब बताइए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन आप मेरे को इसका बताइए, 4 MgO कहीं लिखा हुआ है, आप बताइए इसमें मैग्नीशियम का कितना एटम है, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम के आगे 4 है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का 4 एटम है। बताइए ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के आगे भी 4 है। ये 4 जो होता है ना, आगे में जो नंबर होता है ये सबके लिए होता है, तो ऑक्सीजन भी कितना है, 4 है। कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है सोडियम सल्फाइड Na2S, कहीं ऐसे लिखा हुआ है, बताइए सोडियम का कितना एटम है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सोडियम का 2 एटम है, क्योंकि ये 2 सोडियम के लिए है। सल्फर का कितना एटम है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सल्फर के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है, तो सल्फर का 1 एटम है, ठीक है। चलिए इसका बताइए Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का कितना एटम है बताइए, तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के आगे यहाँ पे 2 है, तो ये एल्यूमिनियम का 2 एटम हो गया। सल्फर का कितना एटम है बताइए, तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट देके ये 3 लिखा हुआ है, मतलब ये 3 इसके लिए भी है, सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है, तो सल्फर का कितना एटम हो गया बताइए, 3 एटम हो गया। बताइए ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे पहले से 4 है और बाहर में भी 3 है, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, टोटल 3 4 जा 12 एटम हो गया। समझे कि नहीं समझे। चलिए थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस और आगे में यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है। अब बताइए एल्यूमिनियम का कितना एटम है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों 2 क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एल्यूमिनियम का 4 एटम हो गया, ठीक है। बताइए सल्फर का कितना एटम है, तो सल्फर का यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ये 2 सबके लिए होता है, ये 2, तो क्या हो गया, सल्फर का 3 2 जा 6 एटम हो गया, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन का बताइए कितना एटम है, ये अगर आपने बता दिया तो आप पूरी समझ गए। ऑक्सीजन का यहाँ पे हमने देखा था 3 4 जा 12 ऑलरेडी था और आगे में और एक 2 है ये वाला, तो ये 2 से 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 जा 24 एटम्स है ऑक्सीजन का। समझे कि नहीं समझे। चलिए इतना समझ गए, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1 एटम है, ठीक है, मैग्नीशियम तो इक्वल है दोनों जगह। ऑक्सीजन देखिए प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, तो 2 एटम है ऑक्सीजन का, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में वहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल नहीं है दोनों साइड में। तो अगर मान लीजिए इक्वल होता ना, तो इस टाइप के हम लोग इक्वेशन को बोलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इसका डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है तो उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड बोलेंगे। तो अगला टॉपिक यही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, यही टॉपिक है। फिलहाल आप सिर्फ समझते चलिए कि कैसे एटम्स काउंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। साथ ही साथ इसको हम लोग एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी है जिसको हमने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। तो अगला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम समझेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है, इसको ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपने क्लास 9 में एक लॉ पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज दूसरे शब्दों में बोला जाए कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स का जितना वजन है उतना ही वजन रिएक्टेंट्स का होना चाहिए, ठीक है।
एक्स्ट्रा मास जो वेट है ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ठीक है, ये लॉ बोलता है। तो इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। यही सबसे मेन बात है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में जो नंबर ऑफ एटॉम्स है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। हेंस इसीलिए हमें वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। और अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखे थे, वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट किए थे। वो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया हो तो ज़्यादा टेंशन ना ले, ठीक है, आगे चल के समझ में आ जाएगा, और जिनको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छे। फिर चलिए अब यहाँ पे कुछ एक बैलेंसिंग सीखते हैं हम लोग। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, तो एक्टिविटी 1.3 में हमने देखा था कि हमने कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लिया था, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया था, हाइड्रोजन गैस निकला था, ठीक है। तो देखते हैं इसका इक्वेशन लिख कर। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड इक्वेशन लिखा इसको कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट ही क्यों बना, हाइड्रोजन क्यों निकला, ये सब हमने बाद में समझेंगे। फिलहाल आप इतना सिर्फ याद कीजिए कि ये बना। चलिए अब इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल इक्वेशन पे। अब हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे। जिंक का फॉर्मूला हो गया Zn, इसको आप याद कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 में आपको याद करना पड़ेगा इस बात को, तो आप अभी याद कर लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, इस बात को भी आप याद कर लेंगे। चलिए तो जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमने लिख दिया, फिर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया और हाइड्रोजन का फॉर्मूला भी लिख दिया। ये सब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। फिलहाल सिर्फ समझिए कि हमने वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिखा। अब आप काउंट कीजिए नंबर ऑफ एटॉम्स, देखिए चेक कीजिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड। जिंक रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, 1 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना है बताइए, 1। चलिए तो जिंक बैलेंस है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का काम खत्म, जिंक का काम खत्म। अब किसका काम देखना है, सल्फर का देखना है। सल्फर 1 है यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एज द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स, तो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो अनबैलेंस्ड हो। ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। Fe मतलब आयरन का ये फॉर्मूला है, प्लस वाटर H2O गिव्स Fe3O4 मतलब आयरन 2,3 ऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है, 3 एटम है। तो इसी से पता चल गया कि ये अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1 आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप इन सब फॉर्मूला के बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Fe3O4 है, तो आप कहीं भी बीच में मतलब Fe3O4 कहीं लिखा हुआ है तो आप कहीं भी यहाँ पे 4 हटा के कभी बाद में 8 नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पे 3 को आप 6 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी चेंजिंग करना होगा इसके बाहर करना पड़ेगा। 2, 3, 4 जो भी लिखना है नंबर्स यहाँ बाहर लिखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबके केस में। उसी तरीके से हाइड्रोजन है यहाँ पे H2, आप इसको H4 नहीं लिख सकते हैं, अंदर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे नंबर ला के चेंज करना पड़ेगा। ये पहला रूल होता है, ठीक है। चलिए दूसरा रूल, आप नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए कितना कितना है। स्टेप 3 ये सबसे मेन स्टेप है। आप इसमें सेलेक्ट कीजिए कि किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो आप देखेंगे ये सबसे बड़ा कंपाउंड दिख रहा है, आयरन 3 एटम्स है, ऑक्सीजन 4 एटम है, तो इसको उठाना ठीक रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, चुनेंगे कि इन सब एलिमेंट्स में से कंपाउंड में से चुनेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा एटम है। स्टेप 3 में यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो कंपाउंड चुनने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि आयरन का यहाँ पे 3 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, तो जो ज़्यादा है ऑक्सीजन उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि इस साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 बनाना पड़ेगा। तो H2O ऐसे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन 4 बनाना है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, नहीं, आप अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको यहीं पे नंबर डाल के चेंज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए आप 4 कहाँ डालेंगे बोलिए, यहाँ पे 4 लिख देंगे, समझ रहे, ऑक्सीजन 4 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा। ऑक्सीजन चूँकि यहाँ पे 4 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, और वही यहाँ पे बताया गया था कि ये 4 को आप 4H2O लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप H2O4 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। H2O4 ऐसे ब्रैकेट डाल के भी 4 नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है।
आपको 4 जो है वो आगे ही लगाना है। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा बैलेंस हुआ, चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब किसको देखेंगे, आयरन को देखेंगे। आयरन कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी आयरन को 3 बनाने के लिए क्या आप 3 यहाँ ऐड करेंगे, नहीं, कहाँ ऐड करेंगे बताइए, आगे में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आयरन भी बैलेंस हो गया, आयरन ऑक्सीजन का काम खत्म। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे बताइए, गिन के अच्छे से, इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8। यहाँ पे भी हाइड्रोजन को आपको 8 बनाना पड़ेगा, तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आगे में 4 डाल देंगे, समझ रहे, हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। तो ये रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले बैलेंस किया इन्होंने और फाइनली आयरन को बैलेंस कर दिया। तो फाइनली जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या आया हमारा, ये आया। ऑक्सीजन 4 हमने पहले 4 लगा दिया, आयरन 3 तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया तो हमने यहाँ पे भी 4 लगा के इसको 8 बना दिया, समझे। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये जो मेथड है हमारा बैलेंस करने का, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तुक्का मारते रहते हैं जिससे बैलेंस हो जाए, कोई नंबर पुट कर करके हम लोग यहाँ पे हीट एंड ट्रायल करते रहते हैं। चलिए एक और स्टेप है, आखिरी स्टेप, जो कि कंपलसरी नहीं है, स्टेप नंबर 7, जिसमें आपको क्या लिखना है, सिंबल्स लिखना है उसके फिजिकल स्टेट्स का। अब फिजिकल स्टेट्स कौन से हो सकते हैं, क्या तो कोई भी कंपाउंड गैस के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है, या फिर एक्वस स्टेट में हो सकता है। अब ये एक्वस स्टेट कैसा होता है, अगर कोई कंपाउंड या फिर कोई भी एलिमेंट पानी के साथ घुल के प्रेजेंट है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में घुल के अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एक्वस बोलते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, देखिए गैस के लिए शॉर्ट फॉर्म जी से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड के लिए शॉर्ट फॉर्म स्मॉल लेटर एल, एक्वस के लिए शॉर्ट फॉर्म ए क्यू और सॉलिड के लिए शॉर्ट फॉर्म एस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबका स्टेट मेंशन करेंगे। जो आयरन था वो सॉलिड है तो ब्रैकेट में हमने एस लिख दिया। H2O ये हमने यहाँ पे वाटर वेपर लिया है जिसको स्टीम बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने गैस लिखा इसको। फिर Fe3O4 ये एक सॉलिड है तो अब ब्रैकेट में S, और हाइड्रोजन एक गैस है तो ब्रैकेट में G। अब देखिए, अब हो सकता है हमें एग्जाम में पता ना हो कि कौन सा स्टेट होता है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। यूजुअली हम लोग फिजिकल स्टेट्स मतलब ये ब्रैकेट में S G ये सब नहीं लिखते हैं जब तक कि नेसेसरी ना हो। मतलब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये फिजिकल स्टेट्स लिखिए तो ही आप लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन लिख के हट जाएंगे, समझे। और कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन कंडीशन बोलने का मतलब है टेम्परेचर, वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है कि नहीं। कैटलिस्ट एक ऐसा सामान होता है जिसको यूज़ करके हम लोग रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है कि नहीं, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग डालते हैं उस केमिकल इक्वेशन में। अब कहाँ पे डालेंगे, जगह कहाँ पे है, तो हम लोग वो जो एरो है ना उस एरो के ऊपर या फिर नीचे ये रिएक्शन कंडीशन को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये इक्वेशन को देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स मिथेनॉल CH3OH। तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन है कि ये रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है, तो इसलिए हमने ये जो रिएक्शन कंडीशन है इसको हमने एरो के ऊपर लिख दिया, ठीक है। वैसे ये रिएक्शन देखिए, याद है आपको, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिव्स ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है कि सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन कंडीशन है इसको हमने एरो के ऊपर और नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए, जितना समझाए उतना समझे ना। अब आगे देखते हैं अब कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, वो हम आपको समझाएंगे। चलिए, उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये तो हमने इसका आंसर कर लिया था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 2 में है इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बैलेंस इक्वेशन लिखना है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है, तब हम इस बैलेंसिंग को करेंगे। चलिए,
अब आइए हम समझते हैं कि हम केमिकल फार्मूलाज लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। पूरा 100% तो नहीं, तो बोल सकते हैं 80% तो जरूर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 कॉलम देख पा रहे हैं इस पूरे चार्ट में। सबसे पहले यहाँ पे नेम दिया गया है कुछ एलिमेंट्स या फिर आयंस का। उसके बाद यहाँ पे सिंबल्स का एक कॉलम है, इसका सिंबल क्या होता है, और यहाँ पे एक वैलेंसी का कॉलम है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा कि सोडियम का सिंबल Na होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है। पोटेशियम का सिंबल K होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा ये। ठीक है, हो सके तो एक बार बैठ के आप पूरा याद भी कर सकते हैं। टोटल ये 21 तक दिया गया है। लास्ट में बेरियम है, इसका सिंबल Ba होता है और वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए सबसे हाईएस्ट किसका है, एल्यूमिनियम का। देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और वैलेंसी 3 होता है। ऐसे करके आपको पूरा याद कर लेना है। चलिए अब इन सबको यूज़ करके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। मान लीजिए हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ पे 2 एलिमेंट को पहचाने। सबसे पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो आप इन दोनों का सिंबल लिखिए सबसे पहले। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, तो H लिख दीजिए। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, तो Cl लिख दीजिए। पहला काम ये करेंगे हम। ठीक है, दूसरा काम आप यहाँ पे वैलेंसी लिखिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, इस चार्ट में हमने देखा था हाइड्रोजन का वैलेंसी ये रहा 1 हमने देखा था, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, ये भी 1 है। तो दोनों का वैलेंसी इसका नीचे लिखिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 तो ये हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, क्लोरीन का वैलेंसी 1 तो ये भी 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, मतलब नीचे में लिखेंगे। तो ये आप क्या आ गया फॉर्मूला, H1 और Cl1। ठीक है, अब यूजुअली हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या इसको सिंपली लिख देंगे HCl। समझे, तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। चलिए एक और करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखिए H, सल्फाइड का सिंबल यहाँ पे दिया गया है सल्फाइड, ये रहा। सल्फाइड का सिंबल S है, वैलेंसी 2 है। चलिए, तो सल्फाइड के लिए हम यहाँ पे लिख दिए S। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और सल्फाइड का वैलेंसी अभी हमने देखा 2। अब क्या करना है बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को यहाँ भेजेंगे और इस 2 को यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ये H2 और S1। क्या ये 1 लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2S। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान लीजिए हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, मुझे तो याद है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl। अब बारी है इसका वैलेंसी लिखने का, तो चलिए देख लेते हैं मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है। ये रहा मैग्नीशियम, सिंबल Mg, वैलेंसी है इसका 2। अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1 अभी हमने देखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया यहाँ पे Mg1 जो कि हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, और Cl2। समझ गए, ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। अब हमें लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्या आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको। तो उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया होगा। अब हम करते हैं। चलिए, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया था, ये रहा। ऑक्साइड का सिंबल O होता है, वैलेंसी इसका 2 होता है। और एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी हमने देखा था 3। ठीक है, चलिए अप्लाई कर देते हैं। ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम का वैलेंसी जो है वो हो गया 3, ऑक्साइड का वैलेंसी हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्या हो गया, ये आ गया Al2O3। समझ रहे हैं, अगर आपका आंसर यही आया है तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O। मुझे तो वैलेंसी भी याद है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो Ca2O2। अब यहाँ पे जब सेम आता है ना, दोनों सेम आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, CaO लिख देंगे। ठीक है, 1 नहीं लिखते, CaO। समझे कैंसिल आउट का कॉन्सेप्ट। चलिए इसका ट्राई करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का फिर से हो गया Ca। हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं क्या था फॉर्मूला। हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, ढूंढा जाए। ये रहा, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 16 में लिया है हाइड्रोक्साइड। तो OH होता है इसका सिंबल और वैलेंसी इसका 1 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
OH और 1। तो हाइड्रोक्साइड का ये रहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं OH, वैलेंसी इसका 1 है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो Ca1 नहीं लिखेंगे और 2 जो है वो दोनों के साथ आएगा, O और H दोनों के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, OH लिख के यहाँ पे सिर्फ 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ब्रैकेट लगा देना पड़ेगा। ये 2 जो है ये दोनों के लिए है, इस तरीके से लिखेंगे ये, समझे। चलिए आगे मूव करते हैं, एक और देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का लिखना है, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का क्या है बताइए। कार्बोनेट हमने ये देखा पॉइंट नंबर 19 में है, CO3 वैलेंसी है 2 और सोडियम जो है उसका वैलेंसी 1 है। चलिए तो लिखते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला सिंबल हो गया CO3, इसका वैलेंसी कितना था, 2 था, इसका वैलेंसी 1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2 और यहाँ पे आ गया CO3। अब ऐसे ब्रैकेट देके 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 तो हम लोग लिखेंगे ही नहीं, तो 1 नहीं लिखेंगे तो ब्रैकेट देने का भी जरूरत नहीं है। तो Na2CO3 ये हो गया इसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। अच्छा लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर, एमोनियम सल्फेट। अमोनियम का क्या होता है भाई देख लेते हैं। अमोनियम ये रहा, पॉइंट नंबर 15 में दिया गया है NH4 और इसका वैलेंसी है 1। तो लिखते हैं पहले NH4 वैलेंसी है 1 और सल्फेट, सल्फेट तो याद ही है SO4 और वैलेंसी कितना है इसका, चलिए देख लेते हैं। सल्फेट कहाँ पे है, ये रहा लास्ट 20 में, देखिए सल्फेट का SO4 वैलेंसी है 2। तो लिखते हैं यहाँ पे वैलेंसी हो गया 2। अब क्या होगा बताइए, ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ पे पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये NH4 और ये 2 पूरे के लिए तो ऐसे 2 लिखेंगे और SO4 NH4 to SO4। समझे कि नहीं समझे। चलिए तो ये भी हमने देख लिया। अब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये 3 आप खुद से करेंगे। पहला हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, सोडियम सल्फाइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये 3 आप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तीनों ही कंपाउंड का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम आते हैं वापस NCERT बुक पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने देख लिया कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। लिखा गया कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिखना है फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका बैलेंस करना है, चलिए करते हैं। नंबर 1 कर रहे हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का H2 होता है, सिर्फ H लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, H2 होता है। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2, ये गैस है ये सब, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी डिराइव किया था, उस लिस्ट में था ये, इसका हमें याद है HCl। तो ये हो गया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको अब करना है बैलेंसिंग। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए 2 से। क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो ये तो बैलेंस्ड हो गया, इतना ही करना था आपको इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए करते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला चाहिए, तो बेरियम का फॉर्मूला सिंबल हो गया Ba, याद है 20 नंबर 1 में देखा था लास्ट में। क्लोराइड का Cl, क्लोरीन का वैलेंसी 1 जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और बेरियम का वैलेंसी है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो BaCl2 हो गया इसका फॉर्मूला। फिर आगे है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो यहाँ पे 3 ना लिख के डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3, सल्फेट का वैलेंसी 2, तो यहाँ पे ना लिख के डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, तो Al2 और ब्रैकेट में SO4 होल थ्राइस, ये हो गया इसका वैलेंसी फॉर्मूला। फिर है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का Ba, सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी भी 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ होगा यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al और Cl, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1 जो कि हम नहीं लिखेंगे, तो AlCl3 होगा, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं AlCl3। चलिए ये हो गया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। कलर का पेन का कलर चेंज करते हैं ज़रा, चलिए ब्लू ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। एल्यूमिनियम हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आप एक एक करके बैलेंस कर सकते हैं। सल्फर 3 है तो सल्फर 3, या फिर डायरेक्टली आप सल्फेट को एक चीज़ माने, SO4 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, तो इसको 3 बना देते हैं, यहाँ पे 3 डाल के, ठीक है, 3 SO4 बैलेंस।
अब क्या चाहिए, देखिए बेरियम, बेरियम कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी बेरियम को 3 बनाना पड़ेगा, 3 लगा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 3 जा 6, तो क्लोरीन काम तमाम, एल्यूमिनियम का काम तमाम, सल्फेट का काम तमाम, बेरियम का भी काम तमाम। तो ये हो गया बैलेंस फिर तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कीजिए इसको, ठीक है, खुद से करने का। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम Na वाटर, बच्चे बच्चे को पता है H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसी तरीके से आप डिराइव कर लेंगे इसको, ठीक है, मुझे तो याद हो गया है अब, प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। सोडियम यहाँ पे है 1, कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। सोडियम यहाँ पे है 1, यहाँ पे सोडियम 1, सोडियम का काम खत्म है। हाइड्रोजन देखिए कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 और 2, 3 हो गया हाइड्रोजन। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन 2 2 जा, यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगाए तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे सोडियम को 2 लगाना पड़ेगा, तो अब हो गया सोडियम बैलेंस। ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ठीक है। हम इतना तेज़ कर ले रहे हैं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है काफ़ी, आप घबराइएगा नहीं, ये आपको भी प्रैक्टिस करते करते आप भी ऐसे ही तेज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाद में ये कोई नहीं रहेगा, जैसे बता रहे हैं वैसे आप प्रैक्टिस करते चलिए बस। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किया, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमें लिखना ही है विथ स्टेट सिंबल्स, आपको सिंबल भी लिखना पड़ेगा। चलिए काम बढ़ा दिया हमारा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, पेन का कलर चेंज करते हैं, लाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, समझ रहे हैं ना ये। चलिए बेरियम क्लोराइड लिख लेते हैं पहले, नंबर 1 हो रहा है ये BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया, प्लस सोडियम सल्फेट प्लस Na2SO4, ठीक है। डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं मुझे पता है, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, 2 यहाँ पे, सोडियम का वैलेंसी 1, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। गिव्स, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, गिव्स क्या मिलता है हमें, इनसॉल्यूबल जो भी हो ये बेरियम सल्फेट, तो ये हो गया BaSO4, दोनों का वैलेंसी 2 2 है, कैंसिल आउट हो गया। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl, ठीक है। अब देखिए जहाँ भी सॉल्यूशन होता है मतलब ये पानी में घुला हुआ है, तो पानी में घुला हुआ प्रेजेंट है, मतलब ये एक्वस स्टेट है इसका, ठीक है। Na2SO4 ये भी पानी में है, ठीक है, तो यहाँ पे भी AQ। बेरियम सल्फेट, अब ये देखिए इनसॉल्यूबल है, मतलब पानी में घुला नहीं है, मतलब ये सॉलिड है। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन लिखा हुआ है मतलब पानी में ये घुला होगा, नमक, कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एक्वस। समझे इतना? चलिए बैलेंसिंग करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ये रहा कलर चेंज। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। सोडियम 2 है यहाँ पे, सोडियम को यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सोडियम बैलेंस। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बेरियम 1, बेरियम 1 ये भी बैलेंस्ड है। बच गया क्या, क्लोरीन बच गया, क्लोरीन यहाँ पे है 2, तो क्लोरीन यहाँ पे है 2, इस 2 का वजह से, ठीक है। तो ये सब बैलेंस है, ये हो गया, इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, आप हो सके तो पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मेरा देख लीजिएगा। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, सॉल्यूशन इन वाटर है, मतलब ये एक्वस स्टेट है, प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब देखिए ये कितना बार रिपीट हो गया ना, HCl HCl, ऐसे करते करते आपको याद होते रहेगा, ठीक है। तो HCl हमने लिख लिया, ये भी वाटर में है, तो ये भी हो जाएगा एक्वस। तो क्या मिलता है हमें, देखिए टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन है, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस, ठीक है। और प्लस लास्ट में क्या मिलता है, वाटर, तो वाटर हम यहाँ पे लिख लेंगे H2O। अब वाटर तो लिक्विड है तो L कर देते हैं इसको, ठीक है। बैलेंसिंग किया जाए, Na यहाँ पे भी Na, तो Na ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर क्या बैलेंस करें, चलिए ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1 और 1 2, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस है। बच गया क्या, Cl 1 है, Cl 1 है, तो ये तो पहले से बैलेंस है, तो काम आसान हो गया इसमें। चलिए
अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लास्ट में जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है बुक में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में भी बैलेंसिंग का काम दिया गया है, तो इसको भी कर ही लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा पहले, फिर इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है बोलिए, H2। स्टेट बोला है क्या लिखने के लिए, ट्रांसलेट। स्टेट नहीं बोला है तो हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं कुछ, गैस हमें पता है लेकिन लिखेंगे नहीं। कंबाइंस विथ नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2, और क्या मिलता है, टू फॉर्म अमोनिया। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दिख रहा है हमें, तो ये 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला बनाया था, H2S, बर्न्स इन एयर। अब ये देखिए बर्निंग वाला केस है, मतलब बताइए किसके साथ रिएक्शन होगा। स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। टू गिव, ठीक है, गिव मतलब एरो, क्या हो गया, वाटर, वाटर देता है, तो वाटर बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस H2O। अब चाहते तो वाटर को पहले भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। चलिए अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिए। हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, सल्फर, सल्फर है 1, यहाँ पे भी सल्फर 1, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इस साइड में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है हमें, 3, तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस साइड में ऑक्सीजन पहले था 2, तो इस 2 को हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करें, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 और 2 ऑक्सीजन 4 हो रहा है। यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 2 यहाँ से हटाते हैं, ये 2 हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और 4 और ये एक ही है, चलिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 2 और 4 6। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन कुछ बिगड़ गया होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे अब कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो हाइड्रोजन अब बैलेंस हो रहा है। सल्फर कितना हो गया है, अब यहाँ से 2 हो गया है, तो सल्फर 2, चलिए अब बैलेंस हुआ। थोड़ा क्लीन करके यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, कि आपको थोड़ा हीट एंड ट्रायल करना होगा, हो सकता है एक बार में आंसर ना आए, नंबर चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, 2 3 2 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। ठीक है, इसको इरेज करके साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2। अब आपको भी काफ़ी चीज़ याद हो रहा होगा, रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 प्लस अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट BaSO4। चलिए बैलेंसिंग करते हैं, कलर चेंज करके थोड़ा डार्क लेते हैं। ये रहा, किससे स्टार्ट किया जाए, हमेशा इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। सल्फेट SO4 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे SO4 3 बना दीजिए डाल के। अब क्या हो गया, बेरियम यहाँ पे कितना है, देखिए बेरियम 3 हो गया इससे, तो यहाँ पे इसको 3 लगाइए, बेरियम बैलेंस। क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 3 6, चलिए सब बैलेंस हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, 3 2 3 1 2 3। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी लिखा है कि पोटेशियम मतलब K रिएक्ट्स विथ वाटर प्लस H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2। अब इसको करते हैं बैलेंसिंग का काम। देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 2 3 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। पोटेशियम लेकिन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए, 2 पोटेशियम। ठीक है, तो 2K हो गया, और आपका हो गया 2H2O गिव्स 2KOH और हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया इसका बैलेंसिंग। चलिए
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये धीरे धीरे ईजी लगेगा। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बाद में ईजी हो जाएगा। ये सब हम एक बार हम करते रहे, बाद में भी आप एक बार क्या कीजिएगा, खुद से बुक खोल के बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए कर लेते हैं। 6 का ए कलर चेंज करके लिखते हैं। पहले है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट है ये, प्लस H2O। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। नाइट्रेट यहाँ पे कितना है, NO3 1 है, यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है, तो नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो नाइट्रेट बैलेंस है। अब क्या बच गया, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, ये ऑक्सीजन में काउंट नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि ये नाइट्रेट में काउंट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, इसको समझे ना क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि ये नाइट्रेट वाला ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इसका बैलेंसिंग। यहाँ पे हुआ 2 और यहाँ पे हो गया 2, बस इतना ही था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बी पे। कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, बताइए इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Na2SO4, नाम बोलिए क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। बैलेंस करते हैं, चलिए कलर चेंज करके इससे स्टार्ट करते हैं। यही थोड़ा बड़ा दिख रहा है, Na2 है तो यहाँ पे Na2 लगा दीजिए। सल्फेट ठीक है, एक तो है। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन भी लेकिन यहाँ पे 2 है, ओ सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है ना, हाइड्रोजन ये 2 और ये 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 बनने के लिए 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन ये 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस होगा। अब समझे कि नहीं समझे, चलिए तो 2 और ये फर्स्ट में 2 लास्ट में 2 लगा प्लस। क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी लिखा है NaCl, तो NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। बैलेंसिंग करते हैं। Na ऑलरेडी बैलेंस, यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं। चलिए यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगा दीजिए आप, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो बस बैलेंस हो गया। सिर्फ यहाँ पे आपको 2 लगाना था। चलिए तो ये हमने देखा, काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है बैलेंसिंग के ऊपर, तो ये सब आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस भी कर लेना है ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो चेंज हो जाए किसी और एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में आपको एक एलिमेंट दिख रहा है कैल्शियम। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड पूरा को कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और सिर्फ कैल्शियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है कैल्शियम, ऐसा नहीं है कि ये कैल्शियम चेंज होकर कुछ और बन जाए, एल्यूमिनियम वगैरह बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोडक्ट साइड में भी कहीं ना कहीं कैल्शियम दिख ही जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आपको दिखेगा प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता है किसी दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, सिर्फ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, जो बंधन है, वो टूट जाता है, कैल्शियम अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और दोनों एक अलग टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है,
इस बॉन्ड के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 में, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रिएक्शंस के दौरान बॉन्ड्स जो है वो टूटता है और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हमें 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट में हम पढ़ रहे होंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। मेनली ये 5 कैटेगरी हमें पढ़ना है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.4, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पढ़ते हैं। बोला गया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaO, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉमन नेम में बोलते हैं क्विक लाइम, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें स्लोली आप वाटर ऐड कर दीजिए इस बीकर में। आप इस बीकर को फिर छू के देखिए, तो छूने के बाद क्या आपको कोई टेम्परेचर चेंज महसूस होगा क्या? तो हाँ, आप पाएंगे कि ये बीकर थोड़ा गर्म हो गया है, यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसा हुआ है देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, काफ़ी जोर शोर से रिएक्ट करता है वाटर के साथ चूना, ठीक है। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है। स्लेक्ट लाइम हो गया कॉमन नेम, केमिकल नेम इसका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है, समझ रहे। तो फिलहाल आप इतना बात याद रखेंगे कि हमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया, फिर वाटर मिला दिया और हमें एक ही प्रोडक्ट मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्विक लाइम होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम होता है, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए, तो इस रिएक्शन में ऐसा स्पेशल क्या है, तो स्पेशल यही है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप नाम से भी समझ पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब ये सब दोनों मिलकर कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट देते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आगे यहाँ पे डू यू नो में एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ये जो CaOH होल ट्वाइस है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, वॉल को वाइट वॉश, रंग करने के लिए, ठीक है, चूना करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड को नोटिस कीजिएगा, पिछले साल काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट हुआ था। यहाँ पे ये जो है क्विक लाइम, इसमें अगर पानी मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, स्लेक्ट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ है, क्योंकि ये पानी के साथ प्रेजेंट है, एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, तो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम का मतलब हो रहा है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इतना ही इसका मतलब है। अभी हम क्यों बता रहे हैं ऐसा, आगे चल के हम क्वेश्चन में एक डिस्कस करेंगे, आपको वहाँ पे डाउट क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ इतना याद ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम लिखा हुआ है मतलब CaOH होल ट्वाइस बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ लिखा हुआ है, देखिए। तो ये स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रंग कर देते हैं तो वॉल पे हमने क्या लगा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया। और जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कुछ दिन के बाद उस वॉल पे एक लेयर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इससे थोड़ा शाइनी फिनिश हमें देखने को मिलता है वॉल्स में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने वॉल में रंग करने के दौरान लगा दिया, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, दोनों में रिएक्शन हो गया और फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि थोड़ा शाइनी फिनिश वॉल को देता है, ठीक है। और ये जो वाटर निकलता है ये वेपर होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है वापस। चलिए, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे 2 और एग्जांपल दिए गए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, देखिए। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल। अब आपको तो बता ही दिए कि जब भी बर्निंग होता है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कोल मतलब कार्बन है ये प्लस ऑक्सीजन, तो मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ वाटर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर H2O बनाते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, ये 2 कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं या फिर यहाँ जो लिखा हुआ था ये भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। चलिए, अब ऊपर जो एक्टिविटी हमने पढ़ा था, एक्टिविटी 1.4, उसमें हमने ये भी देखा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रहा है, याद है। यहाँ पे हमने देखा था प्लस हीट लिखा हुआ था, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ साथ, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ी देर में इस पर आएंगे डिटेल में। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। टोटल 3 एग्जांपल्स है। सबसे पहला बर्निंग जो हो गया, बर्निंग हमेशा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे मीथेन गैस को बर्न किया गया है, CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हम लोग जो रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं ना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ आप एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, यही ब्रीदिंग हो गया। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब एयर में जो ऑक्सीजन था उसको ब्लड सेल्स ने ऑब्जॉर्ब किया, उसके बाद उस ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड का ब्रेकडाउन किया गया और एनर्जी रिलीज हुआ। इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बड़ा चीज़ है, ब्रीदिंग एक छोटा चीज़ है। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, चलिए समझते हैं। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। हम ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपने फूड से लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि इस फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम जो राइस खाते हैं या फिर पोटैटो या फिर ब्रेड जो खाते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बनाया जाता है, फाइनली ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारे सेल्स में और फाइनली एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वेशन भी देख सकते हैं। जो हमने खाना खाया, राइस खाया, पोटैटो खाया, जो भी चीज़ खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। फाइनली उस कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलेगा, ग्लूकोज। तो ये रहा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का हेल्प से ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और फाइनली एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ऐसे हमें एनर्जी मिलता है। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ गए इतना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि एक्सप्लेन करने बोलेंगे कि एक्सप्लेन हाउ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये पूरा बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन के साथ। चलिए एक और यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल दिया गया है। द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी वेजिटेबल के मैटर्स हो गए, सब्जी का छिलका हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये जब सड़ता गलता है, ठीक है, और जब कंपोस्ट में मतलब खाद में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे भी हीट रिलीज होता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए, 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कोई एक सब्सटेंस है एक्स, उसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको जो पानी में मिला के जो सॉल्यूशन बनता है, इससे हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि नेम द सब्सटेंस एक्स। ये एक्स बताइए क्या चीज़ है, किसको हम लोग पानी में घोल के उससे फिर चूना करते हैं। तो आपको याद होगा ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। अब बहुत बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लिख रहे होते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि नेम द सब्सटेंस एक्स, आपको सिर्फ एक्स पहचानना है। अगर अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, इस पूरे चीज़ को क्या बोला जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बोला जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम। लेकिन अगर सिर्फ एक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो एक्स क्या है, CaO। अब उसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं तो प्लस वाटर हो रहा है, तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा नेम द सब्सटेंस एक्स, तो एक्स है मेरा क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। राइट इट्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख ही लेंगे CaO। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 अबव विथ वाटर। इस एक्स का रिएक्शन लिखिए पानी के साथ, तो ईजी है। एक्स मतलब CaO, पानी मतलब H2O, और रिएक्शन बन के एक ही प्रोडक्ट मिलेगा CaOH होल ट्वाइस और प्लस हीट HEAT लिख सकते हैं, या फिर ऐसा सिंबल भी कई बुक में यूज़ किया जाता है। इसको छोड़िए HEAT ही लिख देते हैं, हीट, झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको कर देना है। चलिए अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कॉम्पोजिशन का ऑपोजिट है डीकम्पोजिशन। चलिए देखते हैं। एक एक्टिविटी दिया गया है, बोला गया है कि टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट, ध्यान दीजिए ज़रा। फेरस, देखिए फेरस मतलब हमें तो ये पता चल गया ये आयरन है। ठीक है, अब आयरन का Fe हो गया सिंबल और सल्फेट का SO4। ठीक है, अब फेरस है, फेरस मतलब आयरन का वैलेंसी 2 है। कभी कभी कहीं पर आपको फेरिक लिखा हुआ भी मिलता है, तो फेरिक जब लिखा रहेगा तो वहाँ पे आप समझिएगा कि आयरन का वैलेंसी 3 है।
आयरन का 2 वैलेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस है तो आयरन का वैलेंसी 2 हो गया, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 होता है, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो FeSO4 होगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला। तो ये रहा FeSO4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे FeSO4 का क्रिस्टल ले रहे हैं। जब भी क्रिस्टल लिखा होता है कहीं पर भी तो क्रिस्टल है मतलब इसमें कुछ पानी भी प्रेजेंट है, ठीक है। कितना पानी प्रेजेंट है वो थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे किसी भी बॉइलिंग ट्यूब में आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्रिस्टल ले रहे हैं। उसके बाद आप इसका कलर नोट डाउन कीजिए कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल देखने में कौन सा कलर का होता है। तो आप पाएंगे कि ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। फिर आप इसको थोड़ा हीट कर दीजिए। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, एक आग के ऊपर इसको थोड़ा हीट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्रिस्टल का कलर कैसे चेंज हो रहा है हीट करते करते। तो आप पाएंगे कि पहले जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स था वो ग्रीन कलर का था, अब उसका कलर चेंज हो गया। और साथ ही साथ आपको एक काफ़ी गंदा सा गंध आपको मिलेगा बर्निंग सल्फर का। बर्निंग सल्फर का गंध मान लीजिए कि सड़ा हुआ अंडा का जैसा गंध होता है, वैसा ही इसका गंध आपको सुनने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे। जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगा। फेरस सल्फेट है, इसको हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। आप यहाँ पे नाम पे ध्यान दीजिएगा, देखिए फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि आयरन का जो वैलेंसी है वो यहाँ पे 3 लिया गया है ऑक्सीजन में जो आया है, समझ रहे हैं, क्योंकि फेरिक है। चलिए, अगर यहाँ पे फेरस ऑक्साइड होता ना तो क्या लिख रहे होते हम लोग, Fe और O। फेरस है मतलब आयरन का वैलेंसी 2 होता, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, FeO हो रहा था फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला। लेकिन चूँकि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है तो Fe और O है, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, क्योंकि फेरिक है ये। यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, Fe2O3। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैस भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट था और वो ब्रेक होके 2-3 प्रोडक्ट हमें दे रहा है। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये ठीक ऑपोजिट है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसमें क्या था कि 2 या फिर 3 प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट मिलकर बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है। चलिए, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिया था और हम आपको बोले कि जब भी क्रिस्टल्स होता है मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ पानी होता है। तो FeSO4 फेरस सल्फेट और क्रिस्टल के लिए .7H2O, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉमा दिख रहा होगा, लेकिन ये कॉमा नहीं होगा, ठीक है, डॉट लिखते हैं यहाँ पे FeSO4 .7H2O, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, तो हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया। जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो पानी है, ये पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा और इसी से इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले ग्रीन कलर का था ये, उसके बाद पानी उड़ गया तो अब क्या बच गया, FeSO4 बच गया। अब हम इसको और हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो है वो एक सॉलिड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों क्या है, गैसेस है। समझ गए पूरा रिएक्शन का प्रोसेस। चलिए, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल है ये कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, और एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इसका भी कॉमन नेम आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला हो गया CaO। उसके बाद हमने समझा स्लेट लाइम जिसका फॉर्मूला हो गया CaOH होल ट्वाइस। और तीसरा हमने समझा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका कॉमन नेम हो गया लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है कई सारे इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेस। वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है CaO का, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई एक सब्सटेंस X देंगे और उसको पहचानने के लिए एक हिंट देंगे कि इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो इस हिंट से आपको पहचानना पड़ेगा कि वो X क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस रिएक्शन पे भी हमने क्या यूज़ किया, हीट यूज़ किया। इस रिएक्शन में भी हमने हीट यूज़ किया, हीट का हेल्प से डिकम्पोजिशन करवाया है। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हीट, इस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ईजी है, समझ गए। चलिए, अब एक हम और एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.6। यहाँ पे बोला गया है कि आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए। लेड का फॉर्मूला होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3।
नाइट्रेट का वैलेंसी तो हमें याद है 1, लेकिन लेड का वैलेंसी कितना है ये हमें याद नहीं है। चलिए देख लेंगे आगे क्या होता है। फिर लेड नाइट्रेट लेने के बाद आप इसको बॉइलिंग ट्यूब के में रखिए और एक पेयर ऑफ टोंग से ऐसे होल्ड कीजिए, ठीक है, और इसको हीट कर दीजिए। आप पाएंगे कि यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स, जो ब्राउन कलर का जो धुआं है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ब्राउन कलर का धुआं कौन सा चीज़ है? ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है, हम अभी डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब भी ब्राउन धुआं निकलता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने सबसे पहले लीड नाइट्रेट लिया PbNO3 होल ट्वाइस। क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि लीड का वैलेंसी कितना है? तो देखिए Pb है और NO3 है, और NO3 के लिए 2 लिखा हुआ है। ये 2 मतलब कहाँ से गया है? यहीं से तो गया होगा ना 2। इसका वैलेंसी 1 तो नहीं लिखा हुआ है। तो इससे हम समझे कि लेड का जो वैलेंसी है वो कितना है? 2 है। समझे, ये 2 देखकर पता चल रहा है। तो लेड नाइट्रेट को हीट किए तो लेड ऑक्साइड बना, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा था वो यही चीज़ है, और प्लस ऑक्सीजन गैस हमें देखने को मिला। तो ये भी क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो बोल सकते हैं ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ रहे हैं बात का गहराई को? चलिए, अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.7, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि आप एक प्लास्टिक मग लीजिए, नीचे 2 छेद कर दीजिए, दोनों छेद में रबर, क्या लिखा हुआ था, रबर स्टॉपर को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट रॉड इंसर्ट कीजिए, और उसके बाद दोनों को क्या कीजिए, एक 6 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। मतलब हम इस पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते हैं, ठीक है। और प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया कि कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। एसिडिफाइड वाटर हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। फिर 2 टेस्ट ट्यूब से आप इस दोनों इलेक्ट्रोड को ढक दीजिए और स्विच ऑन कर दीजिए। तो जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कुछ एयर बबल्स देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे जूम करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एयर बबल्स आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कौन से गैस है? ये सब गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं। तो आप पाएंगे कि एक गैस तो है ये ऑक्सीजन आपको मिलेगा, और दूसरा गैस कौन सा मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो क्या दोनों क्या इक्वल अमाउंट में है? नहीं, दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं है। ऑक्सीजन थोड़ा कम दिख रहा है और हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप वाटर का जब फॉर्मूला देखेंगे H2O होता है। तो जब भी हम पानी को तोड़ते हैं तो हमें 2, जितना भी ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन अगर 1 ग्राम मिल रहा है तो हाइड्रोजन कितना मिल रहा होगा? 2 ग्राम मिल रहा होगा। मतलब हाइड्रोजन जो मिलेगा वो ऑलवेज डबल अमाउंट में मिलेगा ऑक्सीजन के। समझ रहे? चलिए, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। H2O हमने लिया सबसे पहले, और इसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास किया। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे ELECTRICITY, और क्या बन गया? H2, हाइड्रोजन गैस निकला, प्लस ऑक्सीजन, ब्रैकेट में यहाँ पे गैस लिखेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट में गैस लिख देंगे, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में L लिख देंगे, लिक्विड था ये। बैलेंस है क्या? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 डालिए। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 डाल के 4 कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। पानी टूट के 2 हमें एलिमेंट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा इस इक्वेशन को। चलिए, आगे चल के हम आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे है एक्टिविटी 1.8। एक और एक्टिविटी आ गया, छोटा सा एक्टिविटी ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी आप 2 ग्राम क्या लीजिए? सिल्वर क्लोराइड लीजिए। सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको आप एक चाइना डिश ऐसे प्लेट में कलेक्ट कर लीजिए, और इसको आप सनलाइट में रख दीजिए कुछ देर के लिए। आप देखिए कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा हो गया। तो आप पाएंगे कि पहले सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था? वाइट था, लेकिन धूप लगने के बाद अब इसका कलर क्या हो गया? ग्रे में चेंज हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट ने इसको डिकम्पोज कर दिया। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सबसे पहले हमने देखा हीट से कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी से कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसके बाद हमने देखा सनलाइट से कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ऐसे ही अगर हम सिल्वर क्लोराइड की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, और इसको भी जब सनलाइट देंगे तो ये ठीक उसी प्रकार से ब्रेक हो जाएगा।
तो ये जो दोनों रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड वाला, सिल्वर ब्रोमाइड वाला, इस टाइप के रिएक्शन का यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ पे वही पूछा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, किस एनर्जी ने यहाँ पे डीकम्पोजिशन किया है, तो यहाँ पे आपने लिखना होगा लाइट एनर्जी। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एनर्जी, और एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो भी हमने रिएक्शन पढ़ा है, इसमें AgCl, इसमें हम एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, AgBr, इसमें एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, ऊपर में भी हमने जो हीट किया था, ये इसको हीट किया था, इसमें भी एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं। तो ये सब ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थोड़ी देर पहले हमने एक्सोथर्मिक भी पढ़ा था, याद है ना आपको। चलिए इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फिलहाल आप इसका देखिए। ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, और ये क्वेश्चन बचा है कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। इस एक्टिविटी 1.7 का स्पेशल नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, याद रखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान क्यों एक गैस जो है वो दूसरे गैस के मुकाबले डबल अमाउंट में कलेक्ट होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाटर है H2O, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में होता है। ठीक है, नेम दिस गैस, तो ये गैस कौन सा है जो डबल अमाउंट में होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए अब 1-2 क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा एक्सोथर्मिक है, मतलब किस में हीट रिलीज हो रहा है। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, जब चूना में पानी डालेंगे तो हीट रिलीज होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नंबर 2, डायलेशन ऑफ एन एसिड, एसिड में जब आप पानी मिलाएंगे ना तो भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी को एवापोरेट करने के लिए आपको हीट देना पड़ता है, तो हीट रिलीज नहीं होता, ये हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कपूर भी जब उड़ता है तो यहाँ पे भी हीट लेके ही वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समझे। फिर आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दें जो नंबर 1 हीट से हो रहा हो, नंबर 2 लाइट से हो रहा हो, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा हो। तो तीनों का एग्जाम्पल हमको बता ही दिया, वो तीनों का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं तीसरे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया गया है 1.9, इसको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखिए क्या लिखा है, टेक 3 आयरन नेल्स, आप 3 आयरन नेल्स लेंगे, ठीक है, और उसको सैंड पेपर से घस के उसके ऊपर जो भी जंग है वो हटा दीजिए। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए A और B, और दोनों में ही 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में भी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। फिर आपने कितना आयरन नेल्स लिया था, 3 लिया था, तो उसमें से क्या कीजिए, 2 आयरन नेल्स को एक थ्रेड में बांध दीजिए, इस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और उसको क्या कीजिए कि जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें 20 मिनट के लिए डुबो के रख दीजिए, ठीक है। और एक आयरन नेल जो आपके पास बच गया उसको आप अलग से साइड में रख दीजिए, और टेस्ट ट्यूब A भी जो था जिसमें 10 ml कॉपर सल्फेट था उसको भी अलग से रख दीजिए। फिर आफ्टर 20 मिनट्स आप क्या कीजिए कि आयरन नेल्स को निकालिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और कंपेयर कीजिए कि जो आयरन नेल्स आपने एक अलग से रखा हुआ है और ये जो आयरन नेल्स है क्या चेंज आया है, और साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब A में और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब B में, दोनों में क्या चेंजेस आया है उसको आप कंपेयर कीजिए। तो आप पाएंगे कि आपको कुछ ऐसा चेंज मिलेगा। आयरन नेल्स पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, शाइनी टाइप का था, अब उसमें एक ब्राउन लेयर चिपक चुका है, ठीक है, ब्राउनिश इन कलर हो गया। तो ये आयरन में चेंज देखने को मिला। और जहाँ तक बात करें कॉपर सल्फेट का, तो ये टेस्ट ट्यूब A जो था वो तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। टेस्ट ट्यूब B में हमने चूँकि आयरन नेल को इमर्ज किया था, डुबो के रखा हुआ था, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ब्लू कलर थोड़ा फेड हो गया है, हल्का सा ग्रीनिश हो गया है ये। तो ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं।
तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। ये दो चीज़ हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ये रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में। हमने आयरन लिया था तो उसके लिए Fe सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस है, मतलब पानी में सॉल्यूशन के रूप में था ये। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये आयरन जो है ये कॉपर को बोलता है बहुत हो गया मस्ती, अब हटो, ठीक है। तो कॉपर हट जाता है और आयरन जो है वो सल्फेट को लेके खुश रह जाता है, ठीक है, और कॉपर अलग से है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और इसी टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात अगर को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, तो इसको अगर हम जनरल रूप में लिखना चाहें तो जनरल रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है और प्लस BC कोई कंपाउंड है। तो ए बोलेगा बी को कि चलो अब हट जाओ, तो बी बोलेगा ठीक है, तो ये हो जाएगा AC और प्लस B, ठीक है। ऐसे B अलग से रहेगा, समझ रहे हैं? इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड या फिर रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। आयरन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। और ये डिस्प्लेस इसलिए कर पाता है क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। आयरन ज़्यादा शक्तिशाली है कॉपर के मुकाबले, इसलिए आयरन यहाँ से कॉपर को हटा दे पा रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे रिएक्शन करवाता कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, तो क्या यहाँ पे कॉपर का दम था कि ये आयरन को हटा दें यहाँ से? नहीं, क्योंकि हमें पता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए आयरन यहाँ से नहीं हटेगा। आयरन भले ही हटा देगा लेकिन आयरन खुद नहीं हटेगा। यहाँ पे नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया गया है। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, देखिए यहाँ पे जिंक है, कॉपर सल्फेट है। जिंक बोला कॉपर को कि अब निकलो यहाँ से, सल्फेट को आने दो मेरे साथ। तो जिंक सल्फेट के साथ खुश हो गया, कॉपर अलग हो गया। हर सब में ही कॉपर अलग हो रहा है। यहाँ पे लीड का भी इतना हिम्मत है कि लीड भी क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर अलग है और लीड क्लोराइड अलग से यहाँ पे खुश है। समझ रहे? और इस बुक में जितना भी इक्वेशन दिया गया है ना, ये ब्लू वाला इक्वेशन, सभी को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सभी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे ये सब। तो जिंक एंड लीड जो है यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि जो जिंक और लीड है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले, ठीक है। तो इतना ही था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बात। इस एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो आप लिखेंगे ये दो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा क्यों ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं चौथे टाइप के इक्वेशन रिएक्शन पे, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने समझ लिया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए एक्टिविटी 1.10 पढ़ के समझते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लिया। दोनों को मिक्स कर दीजिए और क्या ऑब्जर्व करेंगे वो नोट कीजिए। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये वाइट सब्सटेंस इनसॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। अब ये आप समझिए इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल क्या होता है। देखिए, अगर आप वाटर लेते हैं, इसमें आप चीनी या फिर नमक घुलते हैं, तो वो जिस तरीके से घुलता है ना, उसको बोलते हैं सॉल्यूबल, कि आपको वहाँ पे चीनी का कुछ भी पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए पानी में क्या करते हैं कि कोई मिट्टी घोल देते हैं, तो वो आप थोड़ी देर छोड़ेंगे तो वो मिट्टी नीचे जम जाएगा। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मिट्टी इनसॉल्यूबल है, उसका पार्टिकल्स दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही इनसॉल्यूबल चीज़ फॉर्म होता है, वाइट सब्सटेंस। ये इनसॉल्यूबल वाइट सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस के लैंग्वेज में प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्शन के दौरान नीचे कुछ पार्टिकल्स जम जाए, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। अब आप सोच रहे होंगे तो हम तो पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ से आ गया। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अभी हम लोग इसको भी समझ लेंगे। फिलहाल आप पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझिए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सोडियम सल्फेट हमने लिया प्लस बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन करवा दिया, बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम बोल रहा है बेरियम को कि चलो हटो, बेरियम बोल रहा है सोडियम को कि तुम भी हटो, ठीक है। तो दोनों अपना जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। बेरियम आ गया सल्फेट के साथ और सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ। तो ऐसा फॉर्म हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर में क्या हो रहा था कि सिर्फ
ये चीज़ इसको डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड है। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए ए बी कोई एक कंपाउंड है प्लस सी डी ये दूसरा कंपाउंड है, दोनों रिएक्शन करेंगे। ए बोलेगा सी को हटो, सी बोलेगा ए को हटो, तो यहाँ पे सी आ जाएगा बी के साथ, सी बी प्लस ए डी, यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, यहाँ पे हमने जो देखा था बेरियम सल्फेट, ये इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आयन्स है ये दो रिएक्शन कर रहे हैं, बेरियम और सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ पे टूट के दो आयन्स फॉर्म होगा, एक सोडियम का आयन और एक सल्फेट का आयन। फिर यहाँ पे भी ये दोनों ब्रेक होके दो आयन्स फॉर्म करेंगे, बेरियम का आयन और क्लोरीन का आयन, Cl माइनस बेरियम Ba2 प्लस SO4 2 माइनस और Na प्लस, ठीक है। तो ये सब आयन्स फॉर्म होते हैं और ये आयन्स क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ये सोडियम चला जाता है क्लोरीन के साथ और ये बेरियम आ जाता है सल्फेट के साथ, तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो यहाँ पे अदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड मिला जो सॉल्यूशन में रह जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। समझ गए? इतना काफ़ी ईजी है। चलिए, तो ये इसका डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी काफ़ी ईजी है लेकिन क्वेश्चन बहुत बनता है इसके ऊपर। पहले एक्टिविटी देखते हैं 1.11। आप एक चाइना डिश लीजिए, इस टाइप के डिश को चाइना डिश बोलते हैं, और इसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट कीजिए। जो आप ओरिजिनल कॉपर लेंगे ना तो इसका कलर होता है ब्राउनिश, ठीक है, ब्राउन कलर का ये होता है। लेकिन जब आप इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप क्या पाएंगे, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। आप पाएंगे कि ये ब्राउन कलर का जो ऊपर में लेयर दिख रहा था, अब वो ब्राउन ना होकर क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। वो ब्लैक लेयर क्या चीज़ का है, कॉपर ऑक्साइड, मतलब कुछ रिएक्शन हुआ यहाँ पे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। पहले हमने कॉपर लिया था, फिर हमने हीट करना स्टार्ट किया तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन हो गया और कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये था ब्राउन कलर का और ये हो गया ब्लैक कलर का ऊपर में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करें कि अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस अगर पास करवा दें तब क्या पाएंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब जो ये ब्लैक हो गया था वो ब्लैक से वापस फिर से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा देता है और ले देके सिर्फ फिर कॉपर बन जाता है। तो ये कॉपर फिर से कौन सा कलर है, ब्राउन कलर वापस आ जाता है। समझे? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है रिएक्शन के दौरान तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखिए कॉपर था, बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कॉपर जो है उसने ऑक्सीजन गेन किया है, ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ पे कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये लैंग्वेज समझिएगा, ठीक है। और वहीं अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है किसी रिएक्शन के दौरान तो हम लोग उसको बोलते हैं इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड था, बन गया कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड। इतना समझे? चलिए, अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करना है आपको। ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.21, इस वाले रिएक्शन में द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, हम लोग बोलते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। एंड द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का अगर बात करें, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पहले H2 था, अब H2O हो गया। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन गेन किया है, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा था, रिड्यूस्ड हो रहा था यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दोनों साथ में हो रहा है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो वही एग्जाम्पल है फिर से, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। चलिए, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। देखिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है बताइए, ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अभी तक तो हमने समझा है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन हटता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है। अब एक बात आप और नोट कीजिएगा
हाइड्रोजन से रिलेटेड। अगर ऑक्सीजन गेन हो या फिर हाइड्रोजन लूज हो, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे, तो दोनों ही केस में हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन हट रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, MnO2 था, ये बन गया MnCl2, ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से यहाँ पे, तो ये तो पक्का है रिडक्शन है, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दूसरा आप यहाँ पे देखें HCl था और यहाँ पे Cl2, यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन हटा है, और हाइड्रोजन हटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, समझे ये लैंग्वेज। चलिए, तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पहले का लिख दिया। ZnO से O हट गया Zn, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है। HCl जो है वो H हट रहा है, Cl2 बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और MnO2 MnCl2 हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, समझे। तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन या फिर लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज करे, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होता है। और इसका ठीक उल्टा, कि अगर सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो उस केस में वो रिड्यूस हो रहा होता है। समझ गए, इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब यहाँ पे एक बात और आप समझेंगे, वो बात ये है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन पे हमने देखा था कि ZnO जिंक में रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हट रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस कर कौन रहा है, तो जो सब्सटेंस इसको रिड्यूस करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये कार्बन इसको रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे इस कार्बन को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, समझ रहे। तो यहाँ पे कार्बन खुद भी तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इससे आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन दे कौन रहा है, जिंक ऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पे ZnO को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे बात का गहराई को। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा था, ZnO तो रिड्यूस हुआ खुद, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझे कि नहीं समझे इस बात को। चलिए, अब इतना ही बात पे हम एक क्वेश्चन आपको दे दें, 2 क्वेश्चन करेंगे, इससे आपका काफ़ी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पता करना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने अभी समझा कि रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो हम निकाल लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NO हो रहा है, हाइड्रोजन भी हट रहा है प्लस ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। तो यहाँ पे NH3 जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब यही है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो A का जो आंसर होगा वो हो जाएगा NH3। समझे कि नहीं समझे। चलिए आते हैं B पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B पे। यहाँ पे देखिए H2O है और यहाँ पे HF हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन हट रहा है यानी ये चीज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा F2। आप देखें F2 यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आप बोलेंगे हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो चूंकि यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन था फर्स्ट वाला, ये चीज़ क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, इसलिए ये चीज़ को क्या मानेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो F2 जो है यहाँ पे यही हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो F2 इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं। C देखिए आप, एक और ये देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा काफ़ी चीज़। देखिए C में लिखा है कि Fe2O3 और यहाँ पे है Fe। बताइए यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर D कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए H2 है और यहाँ पे H2O हो जा रहा है। ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे H2 ही है रिड्यूसिंग एजेंट। समझे कि नहीं समझे। चलिए एक और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं कौन सा रिड्यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए Pb3O4 है, यहाँ पे PbCl2 हो गया, ऑक्सीजन हट रहा है तो यही रिड्यूज हो रहा है, यानी हमारा आंसर यही है Pb3O4। तो एक आंसर हो गया लीड ऑक्साइड Pb3O4। चलिए B करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये Mg था और फाइनली MgO बन जा रहा है। इसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर C देखते हैं।
कॉपर सल्फेट, जिंक, कॉपर। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी यही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuSO4। क्वेश्चन नंबर डी खुद से करने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर डी, V2O5 यहाँ पे हो रहा है V, क्या हो रहा है, यही चीज रिड्यूस हो रहा है, तो यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है V2O5। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe3O4, ये चीज यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लेकिन हमसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि H2O क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर F, Cu है, CuO और यहाँ पे Cu, ये चीज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, CuO इसका आंसर होगा। समझे, इजी लग रहा है। चलिए अब इसी के साथ हम आ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट दिया गया है। सबसे पहला है कोरोशन और दूसरा है रैंसिडिटी। कोरोशन क्या होता है, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगते देखा होगा, चांदी के सामान पर काला लेयर चढ़ते हुए देखा होगा, कॉपर के सामान पर एक ग्रीन कोटिंग डेवलप होते हुए देखा होगा, तो ये सब चीज़ क्या है, कोरोशन का एग्जाम्पल है। तो जब कोई मेटल, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, air, etc., it is said to corrode and this process is known as corrosion। ठीक है, जब किसी मेटल को ये सब चीज़ अटैक करता है, मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, ऑक्सीजन, एसिड, तब वो मेटल जो है वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कोरोशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोरोशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स यहाँ से तैयार हो गया। कोरोशन का क्या क्या डिसएडवांटेज है ये देखिए। तो corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made of metals, especially those of iron। तो corrosion से ये सब चीज़ डैमेज हो जाता है, खासकर से आयरन से बना हुआ चीज़ डैमेज होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि corrosion of iron is a serious problem। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। तो काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस भी झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ corrosion। तो ये दो इसका हार्मफुल इफेक्ट्स आप तैयार कर लेंगे, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, इतना ही चीज़ आपको ऐसे तैयार करना है। इसके ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, या फिर डिसएडवांटेज पूछ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं रैंसिडिटी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कोरोशन को प्रिवेंट करने का भी कुछ तरीका होता है, लेकिन हम लोग उसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं दूसरे पे, जो कि है रैंसिडिटी। ये भी एक ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। आपने कई बार टेस्ट किया होगा या फिर स्मेल किया होगा ऐसे खाने जिसमें फैट या फिर तेल होते हैं, वो खाना क्या होता है, बासी हो जाता है और ख़राब टेस्ट करता है ना, खाना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड हो जाते हैं, और इसीलिए उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को रैंसिडिटी बोलते हैं। तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तरीका दिया गया है कि यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो यहाँ पे फूड जो है वो ख़राब क्यों हो रहा है, क्योंकि फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और फूड को ख़राब होने से बचा लेते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका है कि हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने का दूसरा तरीका है कि आप क्या कीजिए कि फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके रखिए, जिससे कि बाहर का हवा उसमें लगेगा नहीं और इससे ऑक्सीडेशन जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है कि जो चिप मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं। ये चिप मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि ये लोग जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन जैसे गैस को भर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है और चिप्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीका है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रैंसिडिटी क्या है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, इतना चीज़ आप यहाँ से तैयार करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नंबर 1 क्वेश्चन है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डीप्ड इन इट। तो क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो पूरा इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। अब 1.10 में कौन सा एक्टिविटी था, देखिए ज़रा। अच्छा, इसके अलावा कोई और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना है तो आप दे सकते हैं। आप ये पिक्चर में देख लीजिए।
आप ये लिख देंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस डेट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बताइए कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। Na है, Na2 ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए CuO है, यहाँ पे Cu क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है। H2 था, H2O हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी ये भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर का समरी दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये रिएक्शन है। तो लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लीड क्या रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे लीड ऑक्साइड है तो यहाँ पे लीड लिखा है सिर्फ, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में है, यहाँ पे कार्बन लिखना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये राइट है। अब ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड जो है हाँ ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये और ये राइट है। लेकिन हमसे पूछा था कि कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप का रिएक्शन है, देख रहे हैं आप। एल्यूमिनियम आयरन को बोल रहे हैं कि चलो हटो, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को लेकर फरार और आयरन अकेला बच जाता है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, तो आयरन मतलब आयरन है प्लस HCl है, तो ये मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो FeCl2 प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा बैलेंस कर देंगे, तो क्या हाइड्रोजन गैस और निकल रहा है और FeCl2 बन रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, बस यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी का जो क्वेश्चन है ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब चैप्टर पढ़ा रहे थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्यों इसको बैलेंस करना है, ये इसको इक्वेशन फॉर्म करके बैलेंस करना है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। आगे यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बैलेंस भी करना है, साथ साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बताना है। पास्ट हमने टाइप पढ़ा था, उसमें से किस टाइप का ये रिएक्शन है बताना है, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और कोई डाउट आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम आपको वहाँ पर हेल्प कर देंगे। चलिए फिर, और बाकी सारा क्वेश्चन लेते का हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए फिर एंड करते हैं ये वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कीजिए, आपको और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे, आपको वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।